बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ी और दो टोक मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई हुकूमत की क़यादत की बड़ी बैठक में अहम फैसले हुए, जबकि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भी अहम फैसले हुए। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बिजली के निर्खों में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से जल्द ही वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने जो शो है उसका आगाज़ करें, 22 अगस्त 2024 को आपकी जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई थी, पहले वो क्लिप देख लेते हैं। जी जरूर सुन ले। और वहाँ पर कोई 1670 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तो सिर्फ वहाँ पे गैस है। रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ पे कुछ और हैं, बहुत बड़ी तादाद में। सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्क यहाँ पे मौजूद है तो वो रशिया है, और फिर उसके बाद कनाडा। अगर हम यहाँ से देखें ग्रीनलैंड, बेरेंट सी, फिर ये रशिया, कहाँ तक जा रहा है आप देखें। छोटा सा फिनलैंड, छोटा सा स्वीडन, छोटा सा नॉर्वे, ये छोटे नीचे मुल्क आ रहे हैं, लेकिन ये आर्कटिक ओशन जो है ये आप देखें कि ये कितना बड़ा है। आर्कटिक इधर है, इधर फिनलैंड, स्वीडन, ये इधर चाइना, रशिया, और ये बस एक समंदर क्रॉस करें छोटा सा साथ साथ। ये पूरा वहाँ पर मिलिट्री बेसिस अगर आप देखें तो ये पूरी मिलिट्री बेसिस, ये जो पिंक है, पिंक कलर, ये रशिया है, और उधर जो है वो कनाडा है, और दरमियान में आर्कटिक है। ये वो जगह है जहां से सबसे जल्द रशिया न्यूक्लियर मिसाइल्स फेंक सकता है अमेरिका पे, अलास्का पे। पैसिफिक में नहीं, यूरोप से भी नहीं, आर्कटिक ओशन वो जगह है जहां से रशिया, वो देखें ऊपर, ठीक है, जहां अगर रशिया पूरे जो मिसाइल्स अगर अपने करता है तो यहां से मिसाइल्स वो आगे फेंक के वो सीधा आर्कटिक ओशन से अमेरिका को हिट कर सकता है। कनाडा, अमेरिका, ये सारे मुल्क इस बात को ध्यान में रखें कि जो ग्रेट गेम है, ग्रेट गेम में आर्कटिक का रोल बहुत बढ़ गया। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं। ये जो जहाज 2014 में कनाडा से पहली दफ़ा गया था, उसमें निकल थी 23,000 टन निकल, ये इधर से उधर। तो ये इन समंदरों में रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी आने वाले दिन। मिलिट्री बेसिस भी हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। मुकम्मल तौर पे रशिया की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप है उसको आप सिर्फ समंदरों तक अगर महदूद करें तो फिर पैसिफिक तक ना लेके जाएं, सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक, या आप इसको जो है वो सिर्फ जो मेन लैंड है उस तक ना रखें। जो असल खेल है एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है वो आर्कटिक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल ऐसे हैं। जी, 22 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब आर्कटिक ओशन के हवाले से आपने ये गुफ्तगू की थी। पहले तो ज़रा मौजूदा सूरत हाल से शुरू करते हैं ना। इंतहाई पेचीदा और मुश्किल और कॉम्प्लेक्स क्योटिक दौर है जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं। तमाम दुनिया के इंसान, तमाम दुनिया, ममालिक, अफराद, कबीले, रियासतें, पेचीदा क़यादतें, लोग, और इस कदर तेज़ी से ये हालात तब्दील हो रहे हैं कि उसमें पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, उसमें कौन सी नौकरियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। नौकरियाँ जब ख़त्म होने जा रही हैं तो कोई ये नहीं कि 5 या 10 या मतलब लाखों में नौकरियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या खुलनी हैं। ये जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि 1945 के बाद लोग बड़ा पुरसुकून हो गए थे। फिल्में आ रही हैं, गाने बन रहे हैं, कोई बाहर का वीज़ा लेके जा रहा है, आसानी से मिल गया, पासपोर्ट बन गया, जी बड़ी बात है, 2 मिनट में पासपोर्ट बन गया, टिकट लिया, वीज़े के बगैर पहुंच गए वीज़े के, और जॉब मिल रही है, बहुत से इश्तहार आ रहा है, अप्लाई किया आपने, जॉब मिल ली, चले गए बाहर, पैसा मिल भेज रहे हैं। वो एक दुनिया जो है, घर बना लिया, शादियाँ हो गई, एक सिस्टम फैमिलीज़ का भी था। उसके बाद अदारे भी उस तरह चल रहे थे, मुल्क भी उसी तरह चल रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जब ज़रूरत है जी इंजीनियर्स की, अब ज़रूरत है जी मज़दूरों की। अब ये आहिस्ता 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 ये सारा का सारा सिलसिला जो है ये रैप अप हो रहा है पूरी दुनिया में। और उसके बाद दुनिया एक नई शक्ल लेगी, और वो क्या शक्ल ले रही है या ले चुकी है या किस तरफ जा रहे हैं हम, ये एक क्योटिक दौर से हम गुजर रहे हैं, बशमूल पाकिस्तान के। और पाकिस्तान में अगर हमने 3-4 मामलात को, मेरा अपना ख्याल ये है कि हम बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं, क्योंकि जो मेन स्टीम दुनिया के जो बड़े फैसले हो रहे हैं उससे शायद हम अपने आप को अलग करके 7 से 9, 9 से 10 वाले जो बयानात हैं और ख़बरें हैं उसमें अपने आप को उलझा रहे हैं। हालांकि बड़े
ग्रेटर गेम्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, और अगर उनको अपने नज़रअंदाज कर दिया तो कुछ अरसे के बाद जो हमारी एलीट क्लास है जिसका ख्याल है वो यहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों में निकल के सेटल हो जाएगी, मुश्किल होगा उनके लिए, मुश्किल होगा। तो बराह करम हमारे जो एलीट है वो, और एलीट परेशान है, ये मैं आपको बात बताऊँ, एलीट क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन मुल्कों में उन्हें सरमायाकारी की हुई है तो क्या वहाँ पर वो सारा जब्त हो जाएगा पैसा आने वाले दिनों में, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा, राइट विंग पार्टी जीत रही हैं यूरोप में, अमेरिका में वो ग्रीन कार्ड्स ख़त्म कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो है वो उन्होंने जाहिर भी नहीं किया, वो बाहर जाते हैं, वो कभी वो दौर भी नहीं कि बैठे बैठे आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर लें फ़लानी जगह, वो भी रुक रहा है। तो एलिट भी परेशान है, तो उसको बेहतर ये है कि अपनी जड़ों के ऊपर ध्यान दे, यानी जो मुल्क के मसले हैं, और मुल्क के मसले जो हैं वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो ये हार्डकोर टेररिज्म दोबारा जो सर उठा रहा है, और इसको सेपरेट करें आप, पॉलिटिक्स से बिल्कुल सेपरेट करें, और इसको हार्डकोर टेररिज्म से आप बिल्कुल सेपरेट करें। और हार्डकोर टेररिज्म में भी आप देखें कि जब हार्डकोर टेररिज्म का नैरेटिव बिल्ड आप प्रॉपर कर लिया है आपने नैरेटिव, अभी तो पॉलिटिकल नैरेटिव भी नहीं बिल्ड हो रहा ना मुल्क में, तो टेररिज्म का नैरेटिव कैसे बिल्ड होगा कि आप कैसे सेपरेट करें, और सेपरेट अगर टेररिज्म का नेटवर्क और ये नया नॉर्म ना बन जाए, कहीं ये नया नॉर्म ना बन जाए कि इतने लोग शहीद हो गए, इतने मजदूर शहीद हो गए, इतनी सिक्योरिटी, इसको लोग नॉर्मल ना लेना शुरू कर दें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो बराए करम उसको तवज्जो दें कि जो जाने जा रही हैं, जो लोग, जो इश्यूज़ हैं, और पॉलिटिक्स को अलग करें जी। और उसके बेशुमार रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनकी बका जो है वो जंगों पे है, जंगें होंगी तो उनका काम चलेगा, झगड़े होंगे तो उनका काम चलेगा। ये पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही है, जंगों पे ही वो चलते हैं, क्योंकि सुकून हो जाएगा तो उनका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो मुजाहिरीन के खिलाफ करेंगे, एनजीओज कैसे बनेंगी, मतलब हर जगह पर है होंगे वो पुरसकून, लेकिन काम उनका जगहों पे चलेगा। तो अगर मिसाल के तौर पे कहीं इंसर्जेंसी हो रही है, एक तो पॉलिटिकल मुतालबात हैं, पाकिस्तान की बात नहीं, ऐसी किसी मुल्क में पॉलिटिकल मुतालबात है, पुरअमन मुजाहरा हो रहा है, वो आपको बुरे लग रहे हैं और आपके इख्तलाफ है, लेकिन आप उनको एक पॉलिटिकल पार्टी बना दें रजिस्टर्ड। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, एक मिसाल पूरी दुनिया की, आप उनको पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बना दें, उन जगह इलेक्शन में रजिस्टर हो, आप बहुत पॉपुलर हैं, आप इलेक्ट होकर आ जाएं और कौमी धारे में ले आए उनको, और आप कहें कि मसला हल करो, ये पैसे लो, ये मसला हल करो, और जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करो। लेकिन ये यूँ मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो दूसरे बैठे हैं उनका काम ये है कि ये लड़ते रहें आपस में, वो अंदर विधि नहीं होंगे और ये लड़ते रहेंगे आपस में, शहादतें होती रहेंगी, पैसा खाया जाता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं। वरना देखें एक जगह पे एक पॉलिटिकल मामला है, वो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो एक मुतालबा लेके चल रहे हैं, अब उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो ये कि सियासी लोग उनकी बात सुनेंगे वरना वो असला उठा लेंगे। अब आप दरमियान में सोच के कह रहे हैं कि यार इनको इस तरफ धकेलो कि असला ही उठाएं, इनको सियासी धारे में नहीं लाओ, सियासी धारे में लेंगे दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत से लोगों की जो बीच में फ़ायदा उठा रहे हैं उससे, उस झगड़े से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर मजदूरों की शहादत हो रही है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत हो रही है, अगर पुलिस वाले जानों से जा रहे हैं, अगर वहाँ पे सिविलियंस, मैं तो सिविलियन और सिक्योरिटी एक ही हैं, पाकिस्तानी हैं सारे, या पाकिस्तान से हट के कहीं भी, अब दरमियान में है तो आप उनको या तो असला उठाएंगे या वो उनके मुतालबात सुने जाएंगे। अब मुतालबात सुनने के लिए आप यहाँ से 100,000 या तो लोग लेकर आ जाएं और वो उनके मुतालबात पे बैठें, या आप उनसे कहेंगे भाई क्या मसला है, आप ऐसा करें, आप आपके मसाइल का हल है, ओके जो मसाइल का हल है, ये हमारे ये इशूज़ हैं, ये इशू दो इशू, आप कहें अच्छा ऐसा करें, आप पॉलिटिकल पार्टी आप रजिस्टर कराएं, आप पावर में आए, आप वहाँ से सीटें जीतें और अपने इश्यूज़ को पॉलिटिकल धारे में ले आए उनको। मतलब आप क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक तरफ निकल जाएं, आप पॉलिटिकल धारे में ले आए, और पॉलिटिकल धारे में लाएंगे तो वो लोग जो ऑलरेडी जिन्होंने असला पकड़ा हुआ हाथों में, तो उनका बयानी ख़त्म हो जाएगा, उनका बयानी ख़त्म हो जाएगा ना। वो उनको जो भी सपोर्ट कर रहा है, जो भी उनके पीछे है, जो भी उनको गैर मुल्की कुव्वतें उनको वेपन्स दे रहे हैं, वो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं उनको मजीद ना धकेले उस तरफ, आपने उनको रोकना है। आप कहें कि बच्चे बात सुनो, क्या इश्यूज़ हैं तुम्हारे, बेटा क्या मसले हैं, क्या इश्यूज़ हैं, अच्छा बैठ के बात करो, बैठ के बात करते हैं, क्या मसला है भाई, ये मसला है जी मेरा, ये है वो है, अच्छा हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या इश्यूज़ हैं। आप ऐसा करो कि ये पहले तो अपनी आवाज़ पहुँचाओ ना आगे, आवाज़ आपकी पहुँचेगी तो काम होगा ना, आवाज़ अपनी आगे पहुँचाओ, पार्लियामेंट में पहुँचो, सूबाई असेंबली में पहुँचो और पहुँचो, और वो ये कहना कि काम नहीं होता, वो रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट है, आप इलेक्शन में आओ और इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाते हैं, और उसमें आप आओ इलेक्शन में, आप आके अपने मसले सूबाई असेंबली में भी उठाओ,
ज़्यादा हो सकता है कि वज़ीर आला बन जाओ, हो सकता है गवर्नर बन जाओ आगे जाके, और वहाँ जाके मसले अपने उठाओ, अपने इलाके पे जो फंड आ रहा है वहाँ पे आप खर्च करो। मतलब मैं एक मिसाल बता रहा हूँ आपको, हज़ार रास्ते होते हैं जब आप निकालने पे आए ना, हज़ार रास्ते होते हैं। या ये है कि आप छोड़ दें ऐसे बयान देते रहें, ताज़ियत, मजम्मत, ये वो तबका है जो जंगों, जो लड़ाइयों से और जो मुल्कों से वफादार नहीं होते, जो इसके बस ये, ठीक है ना, ये या ये कुर्सी, वरना जो है वो, और ये बरसा बरस से ये पूरी दुनिया के अंदर आप स्टडी कर लें कि ये इस तरह से नहीं होता कि आपने दहशत गर्दी नहीं करनी, आधे सफ़े का इश्तिहार, ओ खुदा का वास्ता, करोड़ों रुपए का इश्तिहार, तो मतलब है कि आप बराए करम जो है वो, अब क्या बात कहूँ मैं, बारह इसको एक तरीका है इंसर्जेंसीज को टैकल करने का, जिसमें हार्ड कोर टेररिज्म को आप, वो जो लोगों के मुतालबात हैं उनको आप सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पूरा चॉकआउट करते हैं प्लान। ये तो डंडा मार तरीका तो नहीं होता ना सिर्फ इंसर्जेंसीज के अगेंस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाके सिक्योरिटी के ऊपर अभी आने वाले दिनों में और कमेटीज़ के इजलास बैठेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कशंस होंगे, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, सबको इंगेज करें, सबको इंगेज करें, और इंगेज ना करें, मशवरे लें उनसे पूछेंगे सोल्यूशन बताएं इसका। इसके अलावा कोई सोल्यूशन बता दें कि सर मुझे सीट चाहिए कि मुझे वजारत चाहिए, इसके अलावा कोई सोल्यूशन बताएं। वो ऐसा कहते हैं कि सर मुझे जो कि आप एक वजारत दे देना तो बस मैं फिर आपके हक में बयान दूंगा। भाई ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना, ये तो शहद की दलदलें हैं ना, जो मैं लफ्ज़ से इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, शहद की दलदलें जो मरवाती हैं सबको। तो बात यह है कि इसको आप, और जो हार्ड कोर टेररिज्म है, जो हार्ड कोर टेररिज्म है, जो जिनको कहीं आपके पास प्रूफ्स हैं कि इनके पास बाहर से इनको सपोर्ट हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको भी टैकल करने के बहुत तरीके हैं, जिसमें से ये तरीका सिर्फ नहीं है कि आपने उनको मार देना है पकड़ के, इसमें भी और तरीके होते हैं बहुत सारे। लेकिन यह है कि आप इसको तरीके से मुशावरत के साथ फिर आगे निकलें, और ये मेरा इसका उसका है, ये इसका है, 4 नाम 5 नाम, ये वो सारे, इससे निकलें। और मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज़ की अगली मीटिंग्स होंगी वो एक प्रॉपर, ये नेशनल एक्शन प्लान देखिए पूरा बना हुआ था, उससे मैं फिर बात करता हूँ कि 20 पॉइंट्स उसके जो हैं, उसके ऊपर आप नेशनल एक्शन प्लान के आप ऊपर उसको सामने रख लें और देख लें इसमें कौन सी चीज़ हो रही है, कौन नहीं हो रही, और कौन ट्रबल मेकर है और कौन जो है वो उसमें जो है वो कहते हैं ना, वो मैं 12 कहते हैं पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतने बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो उसका है, वो उसका जानने वाला है, ऐसे बैठे हुए लगे हुए हैं, और ये आपकी इकॉनमी, आपका IMF, आपके जो वर्ल्ड के अंदर जो दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, आपकी जंगें छिड़ रही हैं, आपके सोशल अनरेस्ट फैल, ये सारे मुल्कों ने देखना है, और ये भी लोगों को समझाना है कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये जो है ना शायद की दलदलें बह रही हैं, एक सफ़े के इश्तिहार छाप रहे हैं रोज़, ये नहीं, आप बताएं लोगों को भी बड़े मसाइल हैं इस वक्त, और हमने इससे बहसत कौम एक निकलना है। लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है यूरोप के अंदर, लोग समझते हैं कि क्या मामलात हैं इस वक्त बाकी दुनिया के अंदर, जंगें छिड़ी हुई हैं, मसाइल हैं, तो ये लोगों को मैंने जी ये करके दे दिया, मैंने वो करके फलान है, तो सच बात बताएं और आप खुद करते नजर आएँ तो लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। आप लगे हुए हैं जनाब लंबे चौड़ी तकरीरें और फंक्शंस और ये और वो, इस तरह नहीं होता। छोटी छोटी हुकूमतें होती हैं, स्मार्ट गवर्नमेंट्स का दौर आ गया है, और उसमें आप लोगों को डिलीवर करें और सोशल अनरेस्ट ख़त्म करें। लोग अपने दरमियान जब देखते हैं अपने रहनुमाओं को, तो वो मतलब है कि दस्तरखान पे बिठाए बैठने का ऊपर दस्तरखान की अपनी बात है, और कुर्सी पे बैठे हैं और कुछ नीचे बैठे हैं, एक तख्त है और एक नीचे खा रहे हैं लोग, बड़ा फ़र्क है। बहरहाल दस्तरखान पे आ जाएं सारे तो बेहतर है, तो मामला जल्दी हल होंगे। ये जो बात मैंने आर्कटिक की थी, अब ज़रा आ जाएंगे दुनिया में जंगें कैसे तेज़ी से, और इतने पेचीदा हालात हो रहे हैं कि उसको आप के लिए डॉट्स कनेक्ट करना मुश्किल होता है हर रोज़। अच्छा, अब जनाब ये आर्कटिक कहाँ से आ गया दरमियान में? हम तो बात कर रहे हैं गज़ा की, हम तो बात कर रहे हैं ये यूक्रेन जंग की, और हम तो बात कर रहे हैं ये सिग्नल चैट लीक हो गया और ये सारा हो गया। अब जनाब आज जो है वो अब इसको डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना तो पाकिस्तान के हालात तक आएंगे। कभी ये डॉट्स कनेक्ट नहीं करेंगे, मैं हमेशा ही बात कहता था कि ख़ित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में आगे क्या होगा, क्योंकि इमरान खान की बात एक ब्लैकआउट होगा, पॉलिटिकली टोटल एक ब्लैकआउट होगा, ब्लैक होल होगा, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। ब्लैक होल में किसी को समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या नहीं करें, जो अभी ब्लैक होल में फंसे होंगे, अभी से जल्दी निकलें आप। और इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ना, आपने आगे देखना है जाके।
और इसका सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं और बैठ के तय करें। सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आवाम है। अब आर्कटिक क्वेश्चन कहाँ से ले आया था मैं अगस्त 2024 में, वो आज जो है शुरू करते हैं, गजा पे ख़त्म करते हैं इसको। लेकिन आप देखें हैरान कुन, इंतहाई हैरान कुन और पेचीदा हालात। जेडी वैंस जो है नायब सदर, वो आज जो है वो पहुंच रहे हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वो क्यों पहुंच रहे हैं? ग्रीनलैंड वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा जजीरा है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। और ग्रीनलैंड वो जजीरा है जो कि आर्कटिक ओशन का एक बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है। वो आर्कटिक ओशन जिसका जिक्र कई दफ़ा हो चुका है, और ग्रीनलैंड का भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है कि वहाँ बहुत मिनरल्स हैं, और ये भी हो चुका है कि वो जो है वो डेनमार्क की टेरिटरी है, और ये भी हो चुका है कि वहाँ पर जो है वो अमेरिका प्रेसिडेंट हम चाहते हैं ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा बन जाए। तो वहाँ पर जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो आज अपनी अहलिया के साथ जो कि उषा हैं, उषा वैंस हैं, उनके साथ वो पहुँच रहे हैं ग्रीनलैंड, और साथ उनके एनएसए होंगे माइक वॉल्श, और साथ उनके जो हैं वो ग्रीनलैंड के इस दौरे में उनके साथ होंगे क्रिस राइट जो कि उनके एनर्जी सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा माइक ली होंगे, सेनेटर माइक ली। माइक ली बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं जो सेनेटर माइक ली हैं। इनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको है कि मैं ज़रा ये पिक्चर्स वगैरह जनरेट करूँ ये ग्रीनलैंड और आर्कटिक एरिया की, तो वो वहाँ के पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए साथ जा रहे हैं कि मैं ऊपर से जाके वापस आके यहाँ पे रियल कुछ वो है, ज़ाहिर है कि टैक्सी उनकी दिलचस्पी है तो वो भी साथ हैं। तो वो JNAI के लिए वो अपने कोई उनका है बहरहाल, तो वो पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए वो सेनेटर भी साथ जा रहे हैं। लेकिन वो ग्रीनलैंड उस वक्त जा रहे हैं जब वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। 5 पार्टियों ने कह दिया है कि हम तो US का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या ये फैसला US करेगा, कौन करेगा ये फैसला कि ग्रीनलैंड कहाँ जाएगा? अब एक हैरान कुन बात ये हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है अपनी आर्कटिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आर्कटिक पॉलिसी जिसमें हम कह रहे थे ना कि एक तरफ रशिया है, बहुत बड़ा रशिया है, और एक तरफ अमेरिका है, फिर ग्रीनलैंड है, फिर कनाडा है, फिर ये सारे मुल्क हैं। तो अमेरिका को जगह चाहिए ज़्यादा सामने। तो रशिया क्या आने देगा या नहीं आने देगा? बहुत बड़ा सवाल है ना। क्या रशिया अमेरिका को ग्रीनलैंड आने देगा या नहीं देगा? तो जिस दिन जेडी वैंस ग्रीनलैंड पहुंचे हैं उस दिन जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने अपनी आर्कटिक फोरम वहाँ पे हुआ, तो आर्कटिक फोरम से उन्होंने आर्कटिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया उसमें। और ये अगर कंप्लीट किसी ने स्पीच पढ़नी है उनकी, ये बड़ी लंबी स्पीच है, तो वो 12th स्लाइड में कोट यहाँ पे कर रहा हूँ। फुल टेक्स्ट है, बड़ा लंबा है, बहुत लंबी तकरीर उन्होंने की है। ये 12th स्लाइड, पुतिन आउटलाइंस रशियन प्लान्स फॉर आर्कटिक, ठीक है ना। लंबी स्पीच है उनकी, पूरी स्पीच इन फुल है, लंबी स्पीच, जिसने पढ़ना चाहे पढ़े। उसमें मिलिट्री बेसिस हैं, कहाँ पे क्या बनेगा, आर्कटिक फोरम जो है इंटरनेशनल आर्कटिक फोरम डिस्कस करता है, फिर उसके बाद उन्होंने बताई, फिर उन्होंने 2025 में बताया, आगे पीछे दाएं बाएं, ये बड़ा लंबी उन्होंने पूरा ये पूरी उन्होंने स्पीच की। और उसके बाद उस स्पीच में जो है वो उन्होंने जो है वो पूरी बात कर दी, और बड़ी अच्छी प्यारी स्पीच है उनकी। लेकिन मैं उसमें तो वो हुआ क्या, स्पीच को छोड़ दें, असल बात क्या की है उन्होंने कहा कि देखें अमेरिका की एक पूरी हिस्ट्री बताई ग्रीनलैंड की, कि ग्रीनलैंड ऐसे था, ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन की ये इंपॉर्टेंस है, ये है सारा। लेकिन अगर ग्रीनलैंड, और अमेरिका बड़ा सीरियस है ग्रीनलैंड, लेकिन अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में आना चाहता है तो रशिया को कोई इतराज नहीं होगा। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने गो अहेड दे दिया, ग्रीनलैंड पे जो करना है आप करें। प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आपने जो करना है आप आके ग्रीनलैंड में करें, कदम बढ़ाओ सदर ट्रंप, हम तुम्हारे साथ हैं। वो ग्रीनलैंड हैंडओवर हो गया जनाब रशिया की तरफ से। ये मैं आपको जो मैंने उस दिन कहा था ना याल्टा टू को मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ी ताकतें मिलकर फैसला करने जा रही हैं। मुझे ऐसा गुमान है, होता है नहीं होता वो बात की बात है। यानी यूरोप जो है कितना बड़ा इशू, इधर इतना बड़ा रशिया, उधर ग्रीनलैंड, यूरोप शोर कर। रशिया ने कह दिया 1 मिनट हमारा कोई काम नहीं है, ले जाए। इस तकरीर का जो सिंगल लाइनर है
वो सिंगल लाइनर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ 19th NBC न्यूज से कोट कर देते हैं. एज वेंस हैज फॉर ग्रीनलैंड ट्रम्प्स लैंड ग्रैब होप्स गेट प्यूटिन्स थम अप. जाओ ट्रम्प, हम तुम्हारे साथ हैं. आप जरा तस्वुर करें कि इस वक्त जो है BBC ये रोजनबर्ग में हो रहा था 20th. प्यूटिन नॉट्स टू ट्रम्प्स प्लान टू सीज ग्रीनलैंड. प्यूटिन ने कहा ठीक है भाई, हमारा ठीक है, हम बहुत बड़ा इधर है हमारा, आपने लेना है आप करें, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है. मुकम्मल तौर पे यूरोप ठुस. यानी उधर से ट्रंप आ रहे हैं, उधर से प्यूटिन ने ओके कर दिया. उन्होंने कहा नथिंग, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, आपने लेना है आप करें. अब प्रेसिडेंट JD वैंस, उधर मुजाहरे हो रहे हैं. मुजाहरे क्या हो रहे हैं? 56,000 तो टोटल लोग रहते हैं ग्रीनलैंड पे. 56,000 लोग रहते हैं सिर्फ. और अमेरिका की बहुत बड़ी वहाँ पे जो स्पेस स्टेशन है उनका, जो बिल्कुल दुनिया का नॉर्थ, बिल्कुल शुमाल में अगर जाएं तो जो उनका स्टेशन है ये पिथोफिक के नाम से, पिथोफिक स्पेस स्टेशन, ये सबसे नॉर्थ में. और ये आर्कटिक सर्कल के साउथ में आ जाता है, लेकिन ये फर्स्ट स्लाइड हम देखें तो ये उसके साउथ में आता है. लेकिन नॉर्थ पोल और आर्कटिक को अलग अलग समझना चाहिए. नॉर्थ पोल अलग है, उस पहले बात हम कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन वहाँ उनका स्पेस स्टेशन मौजूद है. ये दूसरी जंग अजीम में ये डेनमार्क और जर्मन का फटा हुआ था ना, तो अमेरिका यहाँ आ गया था ग्रीनलैंड में. उन्होंने कहा था कि डेनमार्क को बचाने के लिए ना यहाँ उनके जहाज़ वगैरह यहाँ उतर गए थे और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट और वो सारे भेज दिए थे. उसके बाद जब डेनमार्क हिस्सा बन गया नेटो का, तो 52 में उन्होंने फिर बाकायदा डिफेंस ट्रीटी हो गई कि जी यहाँ पे अमेरिकन रहेंगे. तो अब उनका जो दौरा है वो सिर्फ एक ही जगह का है, और वहाँ पर वो जो स्पेस स्टेशन है वो कह रहा है कि वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ पे उनके स्पेस स्टेशन की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट को वेलकम किया जा रहा है. लेकिन असल जो बात है वो वाइस प्रेसिडेंट को वेलकम तो किया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने अपनी आर्कटिक पॉलिसी में उनसे कह दिया है ट्रम्प से कि आप इसको चाहें तो ले जाएं, मतलब हमारा कोई ताल्लुक है नहीं, बल्कि इसमें इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की जरूरत है. आगे जाके हम और मुल्कों को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें हम चाइना को भी ला सकते हैं, इसमें हम चाइना को भी ला सकते हैं, इसमें हम दूसरे मुल्कों को भी ला सकते हैं, इसमें हम ब्रिक्स ममालिक को भी ला सकते हैं, इसमें बहुत सारे मुल्कों को ला सकते हैं. लेकिन ग्रीनलैंड के हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है. ग्रीनलैंड जनाब तय हो गया, ग्रीनलैंड का फ्यूचर सील हो गया. अच्छा, अब जनाब प्रेसिडेंट पुतिन ने दूसरा जो उनका खिताब था, वो उनका जो खिताब है दूसरा उनका, वो भी बड़ी बैक टू बैक 2 बातें उन्होंने 2 स्पीचेस की हैं और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है. दूसरी स्पीच में उन्होंने कहा है, वो उनकी स्पीच जो है वो यूक्रेन के हवाले से हुई है. उन्होंने कहा है कि भाई बात ये है, वो पूरा मैंने सुना उनकी गुफ्तगू. वो कहते हैं कि जो पहली बात तो उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन का मसला जो है वो वहाँ पर जो हुकूमत है वो गैर कानूनी है, वो इलीगल गवर्नमेंट है, वो उसका मैंडेट नहीं है. और वो पिछले साल ज़ेलेंस्की का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है, और ज़ेलेंस्की का दौर ख़त्म हो चुका है, और ज़ेलेंस्की का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो जो है वो वहाँ पर अब हम साइन कर लें कोई मुआहदा, और कल को कोई इलेक्टेड हुकूमत आए वो कहे कि आपने तो गैर कानूनी लोगों से साइन किया था, तो फिर हम क्या करेंगे. ये वही बात है जो ट्रम्प कह चुके हैं कि ये तो डिक्टेटर है, इसने तो मार्शल लॉ लगा के रखा हुआ है. यहां पर कहीं ट्रम्प और पुतिन एक साथ आ गए, उन्होंने कहा था हुकूमत ही गैर कानूनी है, भाई इनसे क्या मुआहदा करना है, इनसे मुआहदा क्या करना है, ये तो गैर कानूनी हुकूमत है. एक तो बात उन्होंने कह दी, और यहां मुतबादिल क्या पेश किया उन्होंने कहा जैसे ईस्ट टाइमोर, एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड्स. उन्होंने कहा ईस्ट टाइमोर, फॉर्मर यूगोस्लाविया, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत एक निगरान हुकूमत बनती थी और वो आगे काम लेके चलती थी, इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो है वो एक हुकूमत कायम कर दी जाए यूक्रेन में, और उसमें जो है वो ब्रिक्स को भी शामिल कर लिया जाए, और नॉर्थ कोरिया भी आ जाए बीच में, तो कोई इतराज़ नहीं. नॉर्थ कोरिया, ये उनके वर्ड्स हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग भी शामिल हो जाएं दरमियान में मुज़ाकरात में, पीस कीपर्स के तौर पे यूनाइटेड नेशंस आना चाहे वो आ जाए,
लेकिन ज़ाहिर है नेटो की फौज नहीं, यूनाइटेड नेशंस आना चाहे वो आ जाए, ब्रिक्स आना चाहे वो आ जाए मुज़ाकरात में, नॉर्थ कोरिया आ जाए, और चाइना का ख़ास तौर पे उन्होंने नाम लिया। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुँच रहे हैं मॉस्को अगले एक दो दिन, 1 तारीख को मेरे ख्याल से वो मॉस्को पहुँच रहे हैं, ये सारे जो है सारा इसको रैप अप करने के लिए। अच्छा, अब ये जो बात है कि जी और उन्होंने कहा कि ये जो खाली जगह वहाँ पे पैदा हुई है, क्योंकि सियासी क़यादत तो है ही नहीं, तो एज़ॉफ ब्रिगेड जैसी इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं उनके साथ तो हम नहीं कर सकते ना मुज़ाकरात। ये न्यू नाजी जो कहते हैं, ये हकीकतन ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात करते हैं ना, न्यू नाजीज और डी नाजिफिकेशन और ये सब, वो एग्जिस्ट करती हैं फोर्सेस यूक्रेन में और वो लड़ रही हैं, ठीक है ना। और ये वेस्टर्न मीडिया ने उनको, वेस्टर्न अदारों ने, अमेरिकन ने, मगरब ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, बाद में उनसे पाबंदी हटा ली थी। और यहाँ पे मैं ये कोट कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि एज़रॉफ ब्रिगेड, मैं सिर्फ ये यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट आइटम देखें कि अमेरिका ने इनके ऊपर से बैन हटा लिया था। BBC को मैं कोट कर रहा हूँ 2024 में, किसके ऊपर से? एज़रॉफ ब्रिगेड के ऊपर से, इनके ऊपर वेपन्स बैन हटा लिया था। अच्छा, और किसके? टाइम्स लंदन ने क्या लिखा था उस वक्त जब पाबंदी हटाई थी, तो टाइम्स लंदन ने क्या लिखा था? सेकंड स्लाइड, US लिफ्ट्स वेपन्स बैन ऑन यूक्रेनियन ब्रिगेड विद एक्सट्रीमिस्ट पास्ट। देखें, एक्सट्रीमिस्ट यानी राइट विंगर्स के ऊपर से हटा लिया था बैन के, वो जाके लड़ें। अजी ये नाजी मेंटालिटी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये आप वाशिंगटन पोस्ट देखें 2025 अभी 27 तारीख का, रशियन वॉर इन यूक्रेन गैल्वनाइजेज एक्सट्रीमिस्ट ग्लोबली। अच्छा जी, ये 2022 का, ये जब जंग शुरू हुई है तो उसके बाद जो है फ़ौरन ही उन्होंने वो इनको कहा कि तुम आगे आ जाओ लड़ने के लिए। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, फोर्स लाइट फार राइट मलेशियाज इन यूरोप प्लान टू कन्फ्रंट रशियन फोर्सेस। बात यह है कि इंतहा पसंदों को आगे लेकर आ गया, वो इंतहा पसंद इलेक्शन में जीतना शुरू हो गए वहाँ पे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों पे, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही आपको नजर आ रहा है ट्रेंड, आप उन फोर्सेस को आगे करते हैं तो काबू में नहीं आती। फिर मैं उसके बाद ये 5th स्लाइड देखें, यूक्रेन नाजी प्रॉब्लम इज रियल इवन ए प्यूटिन्स डी नाजिफिकेशन क्लेम्स इजेंट। वो यानी उस वक्त वो NBC भी चीख रहा है, ये 5th देखें आप स्लाइड, वो कह रहे हैं वो रियल प्रॉब्लम है वहाँ पे और उसको उनको सपोर्ट ना किया जाए। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये आ गया सारा, अब प्यूटिन कह रहे हैं कि जनाब ये अक़वाम मुत्तहिदा की को यहाँ पे उनके अंडर जो है ये लाया जाए, और ये है कि इसमें सेटलमेंट के लिए और किसको शामिल कर लिया जाए। ये 9th स्लाइड, प्यूटिन क्या कह रहे हैं 9th, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। ब्रिक्स एंड नॉर्थ कोरिया अमंग रशियाज पार्टनर ऑन यूक्रेनियन सेटलमेंट। हमारी तरफ से ये मुल्क अभी आ जाएं, ब्रिक्स को भी लेकर आ जाएं आप, और आप लेकर आ जाएं नॉर्थ कोरिया को भी। अच्छा जी, अब बात यह है सारी कि अल जजीरा, ये प्यूटिन को रशिया ने सजेस्ट किया, अल जजीरा रशिया प्यूटिन सेज कि नॉर्थ कोरिया ब्रिक्स शुड जॉइन यूक्रेन सीज़फायर टॉक्स। चलें जी, अब बात यह है सारी कि ये इतनी तेज़ी के साथ अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक साथ करें, हम चाइना और आप, और किसी और के अंदर जो है वो इतनी पावर है ही नहीं, मतलब किसी और में ना इतनी पावर है, ना इतनी सख्त है, ना कोई ऐसा कर सकता है, ना कोई ऐसा सोच सकता है, ना ही कोई, मतलब किसी में दम खम ही नहीं है कि कोई जो है वो करे। और 25th करे, और कौन है? याल्टा 2, मैं जो लफ्ज़ से इस्तेमाल करूँ, यार वो कह रहे छोड़ दे बाकी सारे सबको, ओनली रशिया, चाइना एंड US एबल टू डेवलप आर्कटिक एनर्जी सेक्टर इन द फ्यूचर। किस्सा खत्म, 3 मुल्क हैं ना, वो तय कर लेंगे, बाकी ब्रिक्स को आपने लेना है, किधर किसने किसके मुल्क को क्या करना है, क्या है वो देख लेंगे यूक्रेन में आगे। तो आर्कटिक को ये जो है ये ग्रीनलैंड को जाने से पहले जनाब उन्होंने ओके कर दिया, और साथ ही कह दिया कि ब्रिक्स को और नॉर्थ कोरिया को साथ शामिल कर लें इसमें, यूक्रेन में। उधर वो ठुस हो गया, वो जो था कोलिजन ऑफ विलिंग जो था, वो अब कोई रीअश्योरेंस फोर्स बन गई, क्योंकि सारा यूरोप एक तरफ खड़ा हो गया, हमने तो फौज नहीं भेजनी, और वो अभी तक सदर मैक्रोन और कीर स्टेमर जो बरतानिया कि वो एक तरफ खड़े हैं, बाकी कह रहे हैं तो हमने तो नहीं भेजना, हमने तो नहीं भेजनी फौज यूक्रेन में। तो वो कोलिजन ऑफ विलिंग भी चला गया ना, वो क्या था, कोलिजन ऑफ विलिंग ही था ना। तो जब रीअश्योरेंस फोर्स कोई है, वो रीअश्योरेंस फोर्स के अंदर भी कोई जाने को तैयार। अब वक्फा लेने से वो बात करते हैं।
नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की जो अहम बैठक हुई, इसमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। जी। मैं आपको ये बताऊं कि ये वो तो उधर तो कुछ तय नहीं हो सका फ्रांस में, सही। और अजीब व गरीब वहाँ बात हुई है कि जो है फ्यूचर में, ये मैं राइटर्स कोट कर रहा हूँ, इसको इस पर दिमाग नहीं खपाया जाए तो बेहतर है। 27 वो कह रहे हैं फ्यूचर में रीएश्योरेंस फोर्स जो बनेगी, तो रीएश्योरेंस फोर्स को जो है वो मतलब उस पर भी डिफरेंस है, मतलब फौज के साथ हैं, रीएश्योरेंस फोर्स एक बनेगी, उसके ऊपर जो है आपस में फटा, इसको बहरहाल वो कुछ तय नहीं हो पा रहा वहाँ पे कि किस तरह से आगे चलना है। अब आ जाएं ज़रा बीजिंग और प्रीमियर शी जिनपिंग। प्रीमियर शी जिनपिंग जो है चाइना में, वहाँ पे जनाब वो है चाइना डेवलपमेंट फोरम, ओबा फोरम भी साथ, और ये आगे पीछे हैं, लेकिन वहाँ मेहमानान गिरामी कौन से चाइना पहुँचे हैं ये देखें, जिनसे प्रीमियर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। एक तो कौन से लोग हैं जो चाइना में मौजूद हैं और चाइना में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वहाँ पे कारोबार करने जा रहे हैं। ये 25% टैरिफ शहरिफ ये सारा एक तरफ, चाइना में लोग कौन से पहुँचे हुए हैं। अब उनकी गेस्ट लिस्ट देखें आप। नंबर 1, सबसे पहले तो किसी तारों के मोहताज नहीं, ये थॉमस डेलियो जो हैं, रे डेलियो भी जिनको कहते हैं, ये सबसे बड़ा दुनिया को जो हेज फंड है, कई किताबें भी इनकी आ चुकी हैं, 1985 से जो काम कर रहा है, बहुत बड़ी अथॉरिटी, ये ब्रिज वाटर के नाम से, वो वहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद जनाब स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो सीईओ हैं, ठीक है, अमेरिकन बैंकर, ये सीईओ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, और ये 2020 से काम कर रहे हैं चाइना में। उसके जो सीईओ हैं वो पहुंचे हुए हैं बिल विंटर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, ये शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है। तीसरे कौन है? सीईओ ब्लैकस्टोन ग्रुप। अब ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है ये भी एक 1985 से बड़ा प्राइवेट इक्विटी ग्रुप काम कर रहा है, उसके सीईओ पहुंचे हुए हैं स्टीव शॉजमैन। फिर उसके बाद सनोफी जो 5वीं बड़ी कंपनी है दुनिया की फार्मास्यूटिकल, सनोफी फ्रेंच कंपनी है, उसके सीईओ पॉल हुडसन पहुंचे। आप ज़रा मेहमानान गिरामी को देखें और फिर आप सोचें कि ये सारे जो हैं। उसके बाद अरामको के, सऊदी अरामको, उसके सीईओ पहुंचे हुए अमीन नसीर। और ये जो है ये चाइना में चाइना स्टेट ऑयल जाइंट्स के साथ 2 रिफाइनरी फर्म्स का वहाँ पे काम हो रहा है, अरामको चाइना में। उसके बाद जनाब क्वेलकॉम, ये ब्राज़ीलियन क्वेलकॉम जो है 46% इसका जो रेवेन्यू है, ये चिप मेकिंग जाइंट है क्वालकॉम, इसके सीईओ पहुंचे हुए हैं क्रिस्टियानो एमॉन। उसके बाद राजेश सुब्रमण्यम पहुंचे हुए हैं, ये फेडेक्स जो को 40 साल हो गए हैं फेडेक्स को काम करते हुए, दुनिया भर में शिपिंग और ये सारा जो काम हो रहा है, फेडेक्स के सीईओ प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं। ये सारे चाइना में हैं। अच्छा, और चाइना में ये अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए चाइना पहुंचे हुए हैं। एस्ट्राजेनेका, अभी जिसका नाम काफ़ी आ गया था कोविड के दिनों में, एस्ट्राजेनेका के सीईओ ये जो हैं, ये पैस्कल क्लॉड, ये जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, और ये ब्रिटिश स्विस मल्टी नेशनल है एस्ट्राजेनेका, उसको ये हेड कर रहे हैं। और चाइना उनकी दूसरी बड़ी मार्केट है दुनिया की, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और 2.5 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाइना में करने जा रहे हैं। ये एस्ट्राजेनेका, ये लोग हैं जो चाइना डेवलपमेंट फोरम में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो रही है जिनकी। उसके बाद जनाब जो एक वहाँ पे 9th हम देखें तो टाइजन ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडस्ट्रियल ग्रुप जर्मन, ये वहाँ पे इसके सीईओ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, बोरेगो। फिर उसके बाद 10th अगर हम देखें तो मस्क, जाहिर है कि सेमीकंडक्टर, दवाइयाँ भी हैं, ड्रग्स इनकी, लैब इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, केमिकल्स, ये सारे मस्क ये पहुँचे हुए चाइना, इनके सीईओ। बेलन गार्जियो ये पहुँचे हुए हैं। मैं, आप यकीन करें कि इस लिस्ट को आप देखें और आप सोचें कि ये चाइना में सारे पहुँचे हुए हैं और ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात हो रही है। फिर उसके बाद जनाब ओलाका कैलियस, ये कौन है? मर्सिडीज़ बेंज के सीईओ। मर्सिडीज़ बेंज के सीईओ, ये 2019 में चाइना जो है सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त चाइना है मर्सिडीज़ की, और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग साइट्स भी चाइना में है, मर्सिडीज़ बेंज। उसके बाद BMW के सीईओ पहुंचे ओलिवर जिप्स, ये चाइना में है, जर्मन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को ये हेड कर रहे हैं BMW।
फिर उसके बाद HSBC होल्डिंग, ठीक है, ये जितने लोग भी बैंकिंग से या फाइनेंस से वाबस्ता, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, HSBC होल्डिंग, जॉर्ज एल्डरे, इनके जो सरबराह हैं वो पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, जो CEO हैं पिछले साल से। उसके बाद हिटाची, उसके जो हैं वो CEO पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, तोशिकाई हिजाशिक। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आप देखें कि चाइना में कौन से लोग हैं। फिर उसके बाद इकोतियो तोयोका, चेयरमैन टोयोटा मोटर्स। एक डेवलपमेंट फोरम हो रहा है चाइना में इन हालात में, आज की दुनिया, ये पहुंचे हुए हैं सारे जी। अच्छा, और है जापानीज टोयोटा, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसके चेयरमैन पहुंचे हुए हैं। और ये शंघाई के अंदर टोयोटा अपना नया बड़ा सेटअप लगा रहा है। उसके बाद जो है वो अगर हम और बहुत से तवील लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे उस तवील लिस्ट को सबको बताऊंगा तो बहुत इसमें टाइम होगा, लेकिन मुझे जो इसमें सीमेंस को अब देखें 22 पे हम चले जाएं अगर, तो रोनाल्ड बश जो कि सीमेंस के प्रेसिडेंट हैं और CEO हैं, ये इनकी मौजूदगी मेरे लिए, जो रोनाल्ड बश की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। फाइज़र वहाँ मौजूद है, फाइज़र के CEO, और फाइज़र जो है ये 1.5 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ग्रीक अमेरिकन है ये, और फाइज़र वहाँ पे मौजूद है। और फिर उसके बाद जो है वो तो, लेकिन अच्छा पता नहीं हमने उनका टिम कुक का नाम वहाँ पे हमारे पास है या नहीं लिस्ट में। टिम कुक भी वहीं पे हैं, जो कि एप्पल के CEO हैं इस वक्त, वो स्टीव जॉब्स वाली एप्पल जो है उसके जो अभी टिम कुक है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो भी शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो रही है और ये तस्वीर में मौजूद हैं। और इसी दौरान जो है वो क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि अगला जो अभी हम थोड़ी देर में जो CEO हैं एप्पल के, उनको भी हम दिखा देंगे, वो बता दें वो भी शी जिनपिंग के साथ मौजूद है। उनकी बड़ी प्रॉपर मीटिंग हुई है शी जिनपिंग से, टिम कुक की, जो एप्पल के CEO हैं। अच्छा, इसी दौरान जो क्रेमलिन ने कहा है कि अगला जो मार्स का प्रोजेक्ट है, मार्स चॉकलेट नहीं, मार्स मरीख, जी। मार्स का जो अगला प्रोजेक्ट है वो रशिया और इलॉन मस्क हम एक साथ करेंगे। इलॉन मस्क और रशिया, ठीक है, कोट कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट 30 सेकेंड। ये किस तरह से दुनिया मूव कर रही है। यूक्रेन बीच में रशिया की बात सारी मानी, रशिया ने उधर से ग्रीनलैंड, आगे पीछे होते हैं ना वट्टा सट्टा, इस तरह से मामला चल रहे हैं, और चाइना भी दरमियान में आ गया, अमेरिकन पहुंच रहे हैं सारे चाइना। मैंने आपसे कहा एप्पल का CEO जो है वो बीजिंग में मौजूद है और वो मुलाकात कर रहा है वहाँ पे, जो है वो मुलाकात कर रहे हैं शी जिनपिंग से। अच्छा, इस दौरान जो है वो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो सारे फैसले तय होने जा रहे हैं ना, अब इसमें रह गया गजा। आज इन्होंने 3 स्ट्राइक्स किए नेतन्याहू ने लेबनान पे। स्ट्राइक्स तो पहले भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा इन्होंने स्ट्राइक की है बैरूत पे। साउथ ऑफ बैरूत को इन्होंने फिर निशाना बनाया है। और ये नेतन्याहू या इसराइल भूल रहा है बात कि जो इसराइल के ये फरामोश कर चुका है ये बात कि लेबनान में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, स्टेबल गवर्नमेंट है, और जो प्रेसिडेंट वहाँ के जोसेफ हेड कर रहे हैं, जिनको सऊदी अरेबिया और सारी दुनिया के हिमायत हासिल, और उनकी हुकूमत में बड़ी शोर शराबा कि जी हिजबुल्ला को नहीं होना चाहिए, तो हिजबुल्ला उनकी कैबिनेट में भी नहीं है। और वो उनका ये था कि भाई ये जो साउथ लेबनान है यहाँ से ये फ़ौज हटेगी, इनकी चेक पोस्ट हटेंगी इसराइल की, और हिजबुल्ला के जंगजू भी पीछे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे लेबनान की आर्मी आ जाएगी। वो हो गया मामला, लेकिन इन्होंने फिर चेक पोस्ट जो है कहीं नहीं छोड़ी इसराइल ने। अब इन्होंने बैरूत के ऊपर, ये उस वक्त इन्होंने फायर किया जब उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्रांस में मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट जोसेफ यहाँ हैं वो फ्रांस में मौजूद हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट मैक्रोन से, वो वहाँ मौजूद है। मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि लेबनान लिवांत के इलाके में बहुत इज्जत से देखा जाता है फ्रांस को, और प्रेसिडेंट मैक्रोन को बहुत इज्जत से देखा जाता है। वहाँ वो मौजूद हैं, और वहाँ तो ये पीछे इसराइल ने यहाँ पे छेड़खानी कर दी दोबारा और बैरूत पे हमले किए। और साथ ही हुतीज़ के ऊपर अमेरिका स्ट्राइक करता है, जवाब में हुतीज़ फिर हमला कर देते हैं इसराइल पे, और दरमियान में कोई अरब मुल्क अब नहीं रोक रहा। और साथ ही वो जो मुसव्विदा है स्टीव विटकॉफ वाला, वो मॉडिफिकेशन के साथ वो इसराइल के पास पड़ा हुआ है। और यहाँ से आगे बढ़ना जो है ना, यहाँ से जो अगला स्टेप है, उससे असल में नेतन्याहू फंस गया है कि अब मैं क्या करूँ।
अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो स्टीव विटकॉफ भी ओके कर चुके हैं, वो सारे ओके कर चुके हैं, जो ज़ेलेंस्की के साथ ही नेतन्याहू हो जाएगा बस के नीचे, ये बस के नीचे जाएगा। उसमें यह है कि जैसे ही वो अलेक्जेंडर, इदैन अलेक्जेंडर को रिहा करेगा हमास, वो जो अमेरिकन नेशनल उनके पास है, और साथ उनके 5 लोग जैसे ही रिहा करेगा, तो साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेटमेंट देंगे फौरी तौर पे कि मैं जो ये स्टीव विटकॉफ प्लान के अंदर नई चीज़ ऐड हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक साथ ही बयान आएगा, जैसे ही वो छोड़ेंगे साथ ही बयान आएगा उनका 5-7 और लोगों को भी, जाहिर है कि जो इसराइल के लोग हैं, वो बयान आएगा कि मैं सीज फायर और पीसफुल गज़ा के लिए फौरी तौर पे मैं चाहता हूं कि आगे जाए मामला। ये गारंटी है उसके अंदर की, एक स्टेटमेंट आएगा कि कंप्लीट सीज फायर, अमन, और आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ा जाए कैसे बढ़ा जाए कि वो जो अरब प्लान जिसको ओआईसी भी अप्रूव कर चुकी है, पाकिस्तान भी कर चुका है, ओआईसी में है, पाकिस्तान भी कर चुका है, और यूरोपीय मुल्क भी कर चुके हैं। असल में तो शुरू तो इजिप्ट से हुआ था। अच्छा, साथ ही ये ध्यान में रखें कि सूडान जो है ना, सूडान में कब्जा हो गया सारा। कब्जा किसका हो गया? अब्दुल फताह अल बुरहान का कब्जा हो गया, जो कि वहाँ की नेशनल आर्मी, जो कि उमर बशर के आने के बाद जो है वो लड़ाई हो गई थी, पैरामिलिट्री कहीं और चले गए थे, ये कहीं और चले गए थे, तो आपस में पैरामिलिट्री और आर्मी लड़। मैं कहा एक जगह कहीं से अगर प्रॉपर निकलना पड़ा है मुझे ज़िंदगी में तो सूडान है। वो इसलिए है कि आपको पता ही नहीं है कि सिक्योरिटी वाला बंदा है किसका, मतलब एक घूम रहा है बाहर बंदा और आप पूछ रहे हैं कि यार मतलब ये तो मुख किसके हो, वो भी सिक्योरिटी का है, वो भी सिक्योरिटी का, आपस में लड़ रहे हैं, तो बहरहाल बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये जो है ये वहाँ पर खर्तूम पे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस सारा, वहाँ पर अब्दुल फताह बुरहान ने मतलब उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया, वो आ गए। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर अरब ममालिक आपस में उलझे हुए हैं। जो अब्दुल फताह बुरहान और वो जो हमीती का ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप आया है सामने, इस तरह समझ लें, ये ग्रुप वो है जिसको सऊदी अरेबिया की मुकम्मल सपोर्ट है। वो खर्तूम के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनका वो हावी आ गए। और वहाँ पर लेकिन वो आरएसएफ भी मौजूद है, उसको कोई दूसरा मुल्क सपोर्ट करता है, वो भी हमारा बरादर मुल्क है जो हमीती वाला ग्रुप है। लेकिन यह है कि ये खर्तूम की जो जंग है, इसी तरह से आप ये ध्यान में रखें कि यमन जो है, यमन में बड़ी मुश्किलों से ये अमेरिका जो है, उनको एक मशवरा ही है, अगर कोई मशवरा दे, जेडी वांस बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि स्ट्राइक ना करो, वो जो सिग्नल की चैट में उनकी बात आई थी, स्ट्राइक मत करें। ये 2015 में अमेरिकन साथ थे, और खुदा करके बड़ी मुश्किलों से सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्क की इस इंतहाई पेचीदा जंग से निकले, जो कि ये यमन की जंग थी। और यमन की जंग से निकले, और वहाँ पर अब ये हमले करने से कुछ नहीं होगा। अब तो खाली अमेरिका कर रहा है, अमेरिका पहले भी कर रहा था, 2015 में अमेरिका ने ये करा के अब वो 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक और बेइज्जती होती है, अब बार बार कर रहे हैं, और आगे से वो जवाब में बेंगोरियन को उड़ा रहे हैं, वो उधर अटैक कर रहे हैं, उधर अटैक कर रहे हैं, तो ये इसको रोकें। वो जेडी वेंस बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं कि इसका मजाक। और आप ये बात ध्यान में रखें, तो ईरान ने कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक हुआ, जवाब में यूएस बेसिस नहीं रहेंगी मिडल ईस्ट के अंदर। यूएस बेसिस मिडल ईस्ट में फिर भूल जाए अगर हमारे ऊपर एक भी अटैक हुआ। वो तो बहरहाल होता है, वो तो बात की बात है। अभी जरा हुतीस, बात ये है कि हुतीस कह रहे हैं कि सीज फायर, वो सीज फायर होता है तो हुतीस हमले बंद करते हैं, तो सीज फायर नहीं हो रहा तो अमेरिका बजाय कि सीज फायर उधर करवाए, वो कह रहा है हुती से निपटे। हुती से आप नहीं निपट सकते। आप देखें, एक होती है किसी मुल्क की फौज, एक होती है बैटल हार्डन, वो लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं 2015 से। आप छोड़ दें उनको कि आप हुतीस के पीछे जाएंगे। आप लेबनान में जाके देखें, उसमें यमन में जाए ना जरा, जो उनके इलाके हैं, वो आप उड़ा देते हैं बुला के, थोड़ी देर बाद वो निकल के आ जाते हैं। 2,000 पाउंड बॉम्ब्स फेंक के वहाँ हमास रह गई गजा में, तो ये आप कैसे हुतीस के ऊपर 2 स्ट्राइक करते हैं वो आगे से, और कोई मुल्क रोक भी नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि मुल्क सारे ही देख रहे हैं कि अगर ये गुफअप हुआ, अगर गजा के अंदर, और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ये सीजफायर करवा देंगे, जैसे उन्होंने एक दफ़ा शटअप कॉल दिए ना ज़ेलेंस्की को, बिल कंप्लीट शटअप कॉल। ये इतनी बड़ी लाइबिलिटी है नेतन्याहू, उस वक्त इतनी बड़ी लाइबिलिटी है, और जितने दिन ये गुजार रहे हैं, ये जो है ये वक्त ज़ाया हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो तमाम ओआईसी को, तमाम अरब ममालिक को, तमाम इनको यूरोप के साथ, अभी तो कुछ यूरोप निकल जाएगा वैसे ट्रंप के साथ। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि ज़ारा जो भी है इसमें अमेरिका की हमारी ज़रूरी होगी। तो मुल्क अपनी अपनी साइड ले रहे हैं इस वक्त सारी, कि भाई इस वक्त जो है कहीं पे जाओ, रशिया से फड्डा किलो, अमेरिका के हमारा क्या ताल्लुक था, यूक्रेन में धक्का दे दिया, मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है सारा वो उसमें लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये जितनी सारे अरब ममालिक, अगर आप डिस्टेबलाइज करते हैं जॉर्डन को, अगर आप डिस्टेबलाइज इजिप्ट को, अगर आप डिस्टेबलाइज करते हैं सीरिया को, एक और बड़ा काम हुआ। आपको पता है ना, सीरिया और लेबनान के दरमियान फटा चल रहा था। मैं सिर्फ क्लोज करता हूँ, सीरिया और लेबनान,
और क्या पता चला था? दुरूज वाला। आज सऊदी अरेबिया ने दो मुल्कों के दरमियान सुलह करवा दी है। उनके वज़राए दिफा जद्दा में मिले हैं और उनके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और डिफेंस पैक्ट टाइप चीज़ साइन हो गई है सऊदी अरेबिया में। उनमें से एक मुल्क है लेबनान, जिसकी हुकूमत सऊदी अरब के करीब है, और दूसरा शाम, सीरिया। क्योंकि गलत फहमी कहाँ पैदा हो रही थी? द्रूज और ये आपस में उधर से उधर अलेवाइट्स का, तो वो एक सेक्टेरियन करवाने की कोशिश हुई थी। तो दोनों के वज़राए दिफा ने आज रियाद में जो है ये उनकी मीटिंग हुई है और वो पैक्ट साइन हो गया। इसी तरह से अगर कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है टर्की को, तो उसके नतीजे वहाँ पर देखें डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं वहाँ पर। यकीनन अगर पीकेके और एसडीएफ और इनके साथ सबके साथ प्रेसिडेंट उर्दुगन के, तो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट, हम तो चाहते हैं कि तुर्की में सुकून आए सारा, लेकिन जो भी कुछ है उसमें बाहर की इंटरफेरेंस ना हो और वो अपने अपने पॉलिटिकल मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में टर्की जो है वो स्टेबल कर लेगा, वो जानते हैं। लेकिन मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ये नेतन्याहू अब यहाँ से निकलता है और अभी अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, नेतन्याहू, अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर देखें। यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम चाइना ने किया ना, सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह हो गई, और ये सारा जो भी कुछ हुआ ये सीरिया में आगे, उसके बाद सेक्टेरियन वायलेंस नहीं हुआ आपस में। देखिए ना, मुल्क रियासतें जो हैं वो किस तरह कोई किसी किस्म का, इराक और सीरिया में बिल्कुल वो जो कि नुसरा फ्रंट, अलकायदा और इधर जो है वो शिया सुदानी जो एलित, किसी किस्म का बॉर्डर इतने बड़े साथ कोई किसी किस्म का सेक्टेरियन मसला नहीं हुआ, खड़ा करने की कोशिश नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि इसी तरह से बाकी मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने की अगर कोशिश होती है तो उसके बाद यहाँ तो नहीं, बाहर की पावर्स नहीं कर पाएंगी। अगर लेबनान को नहीं कर पाए, अगर गजा को नहीं कर पाए, इजिप्ट को नहीं कर पाए, जॉर्डन को भी नहीं कर पाएंगे, ये बाकी मुल्कों को भी नहीं कर पाएंगे। चाइना मौजूद है, रशिया मौजूद है, बाकी पावर्स मौजूद हैं। वो अब ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है इस वक्त तक उनकी पॉलिसी सही है। वो इसको शटअप कॉल दें, इसको बस के नीचे फेंकें उठा के, इस पर तो बल्कि जेनोसाइड इसको तो खींच उठा के ले जाएं, इसको तो कत्लेआम का मुकदमा चलना चाहिए खुली अदालत में इस पर नेतन्याहू का, और ये पीस टॉक को आगे कराएं। हमास भी बात सुने, पीछे हटे, और नेतन्याहू तो छोड़ देना इसको, तो ये तो सीधा वहाँ जाएगा, इसको तो जेनोसाइड के उस पर चलना चाहिए। हमास के ऊपर प्रेशर डाल के वो पीछे हटे, वो हटे भी हैं काफ़ी हद तक, उनके लोग शहीद हो गए हैं, उनके इतने सारे, आप और क्या चाह रहे हैं कि और हमास क्या करे? और वो तो अगले सेटअप के अंदर भी कह रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं है, तो दैट्स इट, और क्या चाहिए? लेकिन यह है कि बिट्रियल की तारीख है पूरी, तो इसलिए उनको यह है कि सारे बात तो हो, जाने लोगों ने दी हैं तो वो आगे अमल तो हो ना उसके ऊपर। दो रियासती हल, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ एक कदम आगे गया ना अगर ये, तो फिर वो प्रोसेस चल पड़ेगा टू स्टेट सोल्यूशन वाला। इसलिए यहाँ पे अब प्रेसिडेंट ट्रंप को फैसला करना है, चाइना को करना है, दुनिया को करना है, पाकिस्तान समेत हर मुल्क ने बड़े फैसले करने। खुदारा इस वक्त ये 8 से 9, 9 से 10 वाली चीज़ों का वक्त नहीं है, फ़रोई मामला से निकलें, बड़े फैसले करने का वक्त है। जहां पॉलिटिकल मामलात हैं, पॉलिटिकल से तय करें, जहां कोई मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है उसको रोक लें, जाने से वापस खींचें और सियासी धारे में लेकर आएँ। और जो हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं, जिनका आपको पता है कि एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, उनसे आप जैसे निपटना है, जैसे रियासतें निपटती हैं उनसे निपटें उस तरह। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।